गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन 107 की बात करेंगे। 10 सेक्शन किसका? चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी का, जिसकी हेडिंग थी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, यानी परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने 106 की चर्चा की थी और जिसमें यह बताया था कि 106 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो 106 सब क्लॉज 2 के ABCD के अंतर्गत कोई अपराध अगर किया गया है तो उस कंडीशन में बेल बॉन्ड लेकर उसको रिलीज कर सकता है और उसकी अपील भी उस व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। आज हम 107 की बात करते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है। सबसे पहले आप स्लाइड्स पे ऊपर देख रहे हैं कि 107 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। ये लिखा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है, सूचना मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिसकी संभाव्य परिशांति भंग हो जाएगी, जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब वह उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। इसमें मोटी मोटी बात यह है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था भंग होगी, तो वहां पर वो उनको एक तरह से आदेश देता है मजिस्ट्रेट को कि पुलिस को कि उसको पकड़ के लाया जाए और उससे पूछा जाए कि क्यों ना प्रशांति भंग करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन ये आइडियलिस्टिक लैंग्वेज है। वास्तव में तो होता क्या है कि जब 144 लागू होता है और 144 की भंग की जाती है या सीआरपीसी में बहुत सारे डिटेल प्रोविजन 145 ऑनवर्ड्स दिया गया जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उन कंडीशन में भी जब दो ग्रुपों के बीच में कोई दंगा बलवा होने की संभावना होती है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो, तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध अभी नहीं किया है। अपराध की संभावना है और ऐसे अपराध की संभावना है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वायलेट हो जाए, पीस सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के तौर पर, उसमें बचाव के तौर पर पहले ही उसे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस वगैरह होने होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो सोसाइटी में दंगा फसाद करने के लिए रिनाउंड है, पुलिस उसको पहले ही पाबंद करती है और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कुछ लोग मिलकर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फैलाने के इरादे से कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर पहले ही 144 लगाकर पुलिस पहले अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको बेल बॉन्ड लेता है, बेल बॉन्ड लेके उसको रिलीज कर देता है। बेल बॉन्ड में हर 6 महीने तक सामान्य सीआरपीसी में वैसे 1 वर्ष की प्रोविजन लिखा है, लेकिन आमतौर पर 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष तक अगर शांति व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हुई तो वो बेल बॉन्ड अपने आप समाप्त हो जाता है और अगर किसी दौरान हुआ तो फिर वो ऑफेंस हो जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वायलेशन हो गया। तो इस तरह से 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देता है और परिशांति भंग करने की सूचना या संभावना या संदेह के आधार पर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है और उसे बेल बॉन्ड लेकर रिलीज किया जाता है। 107 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता से परे संभावित परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वक कोई सदोष कार्य करेगा। यानी इसमें 107 में जुरिसडिक्शन की बात की गई है कि मजिस्ट्रेट कब इस तरह के आदेश दे सकता है, तो या तो अकरेंस उस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत हो या जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो उस व्यक्ति के जुरिसडिक्शन, उस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत हो। तो दोनों ही कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस तरह का कार्य कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी तरह के कोई आंदोलन या धरना या प्रदर्शनी की चेतावनी दी और उसने कहा कि फला तारीख को अजमेर कोर्ट के सामने हम जो है धरना देंगे
तो ऐसे कंडीशन में और पुलिस को यह आशंका है कि इस तरह की धरना होगी तो हो सकता है कि वो उग्र हो जाए और उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। तो सबसे पहले एहतियात के तौर पर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट 144 लागू कर देगा। उसके बाद अगर अजमेर कलेक्ट्री के बाहर धरना किया गया तो जो लोग करेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। या अगर कोई मान लीजिए कि जयपुर का व्यक्ति है और वो अजमेर में आके करने वाला है, तो वो चूंकि अकरेंस जो है वो उस मजिस्ट्रेट के अंडर में है, इसलिए वहां पर 144 लागू करके जो भी उपस्थित होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। या कोई ऐसा व्यक्ति अजमेर का है जो कॉल देता है कि हम जयपुर जाकर धरना करेंगे, तो चूंकि वह व्यक्ति के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई की जानी है और वह व्यक्ति अजमेर के जुरिसडिक्शन में है, तो वहां पर भी अजमेर का जो कलेक्टर है उसको अरेस्ट करवा सकता है। तो इस तरह से जो 107 सब क्लॉज 2 जो है वो इसकी बात करता है, यानी कि सब क्लॉज 2 जो है वो मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मजिस्ट्रेट अपने जुरिसडिक्शन का उपयोग कब करेगा, जब या तो अकरेंस उसके जुरिसडिक्शन के अंदर हो या ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है वो व्यक्ति उसके जुरिसडिक्शन में हो। दोनों ही कंडीशन में ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन लेगा। इसके बाद नेक्स्ट 108 के सेक्शंस हैं जो उसकी हेडिंग ही क्लियर है अपने आप में, जो ये कहता है कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो राजद्रोहात्मक प्रचार कर रहा हो। अब इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि राजद्रोहात्मक बात कौन सी है, तो इसके लिए आपको फिर से आईपीसी में जाना होगा और आईपीसी में ये बातें बताई गई हैं कि कौन सी चीजें राजद्रोह मानी जाएंगी। फिलहाल हम सीआरपीसी के प्रोविजन 108 को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अंदर या बाहर, यानी वो व्यक्ति तो जुरिसडिक्शन के अंदर है लेकिन वो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो उस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन के अंदर भी हो सकता है या उस जुरिसडिक्शन से बाहर भी हो सकता है। क्या करेगा ये आगे देखते हैं। सब क्लॉज ए उसमें लिखा हुआ है कि या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें सासे फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है। यहाँ पर हम एक चीज आपको रिमाइंड करा दें कि सीआरपीसी फर्स्ट टाइम कंपनी थी जब अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन के समय में जो आंतरिक विद्रोह थे, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसको सप्रेस करने के इरादे से सीआरपीसी बनाई गई थी। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस उस कंडीशंस के, उस समय की कंडीशंस के हिसाब से रखे गए। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सीआरपीसी को बहुत सारे अमेंडमेंट्स के साथ इसको बनाए रखा। तो इस तरह की चीजें अंग्रेजों के समय में अक्सर होती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने इस एक्ट को लाया था। तो ए या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें सासे फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है। देखिए तीनों चीजें इसमें दी गई है। फैलाता है यानी ऑफेंस कर दिया, ठीक है। फैलाने का प्रयत्न करता है यानी अटेम्प्ट टू ऑफेंस है, और फैलाने का दुष्प्रयोग करता है यानी उसका अबेटमेंट करता है। अब आप आईपीसी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान होगा कि आईपीसी में 3 तरह की सजाएं मिलती हैं। एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए सजा मिलती है, दूसरी अटेम्प्ट टू ऑफेंस के लिए सजा मिलती है और तीसरी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए सजा मिलती है। आमतौर पर अबेटमेंट की जो सजा है और जो एक्चुअल ऑफेंस की सजा है वो दोनों बराबर है, लेकिन अटेम्प्ट टू ऑफेंस की सजा जो है वो प्रॉपर ऑफेंस के सजा से आधी है लगभग। तो ये चीजें आपको आईपीसी में ध्यान होगा। क्योंकि मैं थर्ड ईयर में पढ़ा रहा हूँ इसलिए बहुत डिटेल में बार बार आईपीसी की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि आईपीसी में 3 तरह के ऑफेंसेस इसी कैटेगरी से बांटे गए हैं। तो यहाँ पर वो तीनों तरह के कार्य करता है, आइदर यानी या तो कार्य फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा। ए, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क या धारा 153 क या धारा 153 ख या धारा 295 क के अधीन दंडनीय है, ठीक है। तो इस तरह की कोई बात को, अब ऊपर जो तीनों चीजें की है, करता है, करने का प्रयत्न करता है या करने का प्रयत्न करता है, कौन सी बात करने का, उसके लिए आपको ए और बी दोनों देखना है कि इस तरह की कोई कार्य करने का।
और बी पार्ट जो लिखा हुआ है उसमें कि किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभिप्रास या मानहानि की कोटि में आता है, यानी किसी मजिस्ट्रेट को वो क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन करता है या उसका मानहानि करता है। और फिर सब क्लॉज 1 का के बाद का 2, यानी अभी जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं सब क्लॉज, इसके पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर सेक्शन 108 का 1 का सब क्लॉज 1 और इस सब क्लॉज 1 का ए और बी। तो इसी तरह से अब सब क्लॉज 2 ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रहरण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, यानी किसी भी रूप में जो ऑब्ससीन चीजें हैं उसका किसी भी तरह से उसकी डीलिंग, ये अपने आप में 107 को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद एक प्रोविजो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिए जाए। तो इस तरह से 106 में जो काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है वही काम 107 में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है, लेकिन दोनों के ग्राउंड अलग अलग है। 106 में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 106 सब क्लॉज 2 में जो ABCD 4 ग्राउंड्स बताए गए हैं उस ग्राउंड्स पर उसे बेल बॉन्ड एक्जीक्यूट कराने के लिए कहता है, और जो 107 है उसमें जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सब क्लॉज 2 के फिर सब क्लॉज 1 एंड 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो ऑफेंसेस किए जाएंगे या संभावना है उस संभावना पर बेल बॉन्ड एक्जीक्यूट करने के लिए कहता है। अब इसके बाद 107 का सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्रवाई ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकारी के अधीन की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी अगर आपने कोई बुक पब्लिश की, कोई पैम्फलेट पब्लिश की, इस तरह की कोई चीजें की, तो वहां पर राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उससे इसकी मान्यता होनी चाहिए। पूरी लैंग्वेज आप देखेंगे अच्छी तरह से तो ये उसी हिसाब से बनाया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह होता था उस विद्रोह को सर्कुलेट न किया जा सके, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को बनाया था। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आगे जारी रखा और कई बार इसका मिसयूज भी देखते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट होती है तो अपने अपोजिशन को दबाने के लिए भी कई बार इस तरह के कार्यवाही करती है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि 106 और 107 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हमने आज की। आज इसको आप बेयर एक्ट के साथ, आईपीसी के बेयर एक्ट को साथ में लेके बैठें और दोनों को एक साथ पढ़ें कंसर्निंग पार्ट, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम 109 यानी 109 ऑनवर्ड की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।